फार्माकोलॉजी को आगे हम बढ़ाते हैं तो उससे पहले हम दो बहुत इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक टर्म्स, जो कि बेसिक तो हैं, उसी के साथ बहुत सारे टर्म्स और बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। उनमें से एक है फार्माकोकाइनेटिक्स और दूसरा है फार्माकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स तो हम बाद में देखेंगे। लेट्स स्टार्ट फार्माकोलॉजी विद दिस टॉपिक ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकॉन का मतलब क्या है? ड्रग, ठीक है। और काइनेटिक्स का मूवमेंट से रिलेशन रहा है हमेशा से। तो ड्रग का जो मूवमेंट है वही हम फार्माकोकाइनेटिक्स में देखते हैं। अब जो मूवमेंट है वो एक तो थ्रू आउट द बॉडी हो सकता है एंड आउट ऑफ द बॉडी हो सकता है। तो यहीं पे चारों टर्म्स हमारे आ जाते हैं। दैट इज़ ADME, ठीक है। दैट इज़ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन। तो बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर कैसे ड्रग गई, वही हम फार्माकोकाइनेटिक्स में अच्छे से डीपली पढ़ते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स में जो कंसीडरेशंस हम लेते हैं वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डोज, लेटेंसी ऑफ ऑनसेट, मतलब ड्रग देने के बाद कितनी देर के बाद हमारा एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन आया, वो टाइम ऑफ पीक एक्शन, दैट इज उसका जो ड्रग है उसका जो पीक जो आ रहा है, पीक एक्शन आ रहा है, वो कितने टाइम पे आ रहा है आफ्टर इट हैज़ बीन एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बॉडी। उसके बाद डोज की फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ द डोजिंग, हम एक दिन में कितनी बार डोज दे रहे हैं। जितना कंसनट्रेटेड, जितना पोटेंट हमारी डोज होगी उतना ही कम हम डोज की फ्रीक्वेंसी रखेंगे। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, हमारी क्या डिजीज़ स्टेट है, क्या पेशेंट कंडीशन है, उसके ऊपर सारा ये सब चीज़ें, ये सारी कंसिडरेशंस हमको देखनी होती हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रग का मूवमेंट मतलब ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट एक तो सबसे पहले हमें देखना है कि वो किसके थ्रू हो रहा है, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के थ्रू हो रहा है। देखिए ऐसा है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी के बने हुए हैं, डिफरेंट जितने भी पार्ट्स हैं वो जो है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बने हुए हैं। इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन का एक जनरल ओवरव्यू मैं यहाँ पे दूंगी, अदरवाइज ये ऑर्गन टू ऑर्गन वेरी करता है कि क्या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन रहेगी। बट एक ओवरऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन लगभग 100 एंगस्ट्रॉम थिक होती है और ये बाइलेयर्ड होती है। जैसे कि हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक बेसिक स्ट्रक्चर हमें पता है कि बाइलेयर कैसे बनी होती है, बाइलेयर किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड्स का इसमें किस प्रकार से कंसंट्रेशन होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे फॉस्फोलिपिड में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स ग्लिसरॉल फॉस्फेट और इथेनोलामाइन और कोलिन ग्रुप जो है कोलेस्ट्रॉल का, ये बाइंड अप रहते हैं हमारी जो बाइलेयर होती है। और अगर एक हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं। जो ये बाहर को हेड्स हैं वो हाइड्रोफिलिक हेड्स हैं। जो अंदर जो हमारी ये जो टेल्स दिख रही हैं ये बेसिकली हाइड्रोफोबिक चेन्स होती हैं, ये अंदर होती हैं। और बाहर का जो एरिया होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड का बना होता है, वेदर टुवर्ड्स ECF और टुवर्ड्स साइटोसोल, ठीक है। इसी जो बाइलेयर हमारी मेम्ब्रेन होती है इसमें दो प्रकार के हम जनरली प्रोटीन्स देखते हैं। एक तो हमारे एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स होते हैं, एक होते हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन्स। तो एक्सट्रेंसिक प्रोटीन्स तो क्या हैं, दे आर जनरली फ्लोटिंग ऑन दीज मेम्ब्रेन्स, ठीक है, ये फ्लोट कर रहे हैं, ये पैरासेलुलर नहीं जा रहे हैं। और दूसरे जो हैं इंट्रेंसिक प्रोटीन्स होते हैं जो थ्रू द मेम्ब्रेन जाते हैं और एक चैनल का काम करते हैं। और इन्हीं के थ्रू हमारा कोई भी ड्रग जो है एक जगह दैट इज़ ECF से दूसरी जगह दैट इज़ साइटोसोल में आ रहा होता है, या बाहरी अगर हम मूवमेंट देखें तो साइटोसोल से ECF को जा रहा होता है, ठीक है। तो इंट्रेंसिक जो ये प्रोटीन है ये क्या बना रहे हैं, पैरासेलुलर स्पेसेस बना रहे हैं, एक मिनट सॉरी, पैरासेलुलर स्पेसेस बना रहे हैं। पैरासेलुलर स्पेसेस मतलब सेल के जो बिल्कुल चीरता हुआ जा रहा है, लेयर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया एक ओवरव्यू कि हमारा ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हमारी एक जनरल इसका कंपोजिशन क्या है। उसके बाद आता है कि ड्रग का ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है। तो बेसिकली दो मैकेनिज्म्स फॉलो होते हैं, एक होता है पैसिव डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन का, दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पैसिव डिफ्यूजन, जो कि बहुत ही बेसिक टर्म हम हमेशा से सुनते आए हैं कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ को जो मूवमेंट हो रहा है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो पैसिव डिफ्यूजन है। और जो डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है हमारे फिक्स लॉ पे,
ठीक है। फिक्स लॉ क्या कहता है कि जितना हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा, मतलब जितना हाई और लो, मतलब कि जितना एक जगह ज़्यादा प्रेशर होगा, या मतलब यहाँ पे हम ड्रग के कंसंट्रेशन के प्रोस्पेक्ट में बात करें, जितना ड्रग का कंसंट्रेशन एक जगह ज़्यादा और एक जगह कम होगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा ड्रग ग्रेडियंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा यहाँ हाई से लो की तरफ को मूवमेंट होगा। एंड दिस इज नॉट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जो मेजॉरिटी जीनोबायोटिक्स है, देखिए जीनोबायोटिक्स क्या होती हैं, जीनोबायोटिक्स कोई भी फॉरेन एंटिटी हो सकती है, तो हम यहाँ पे जीनोबायोटिक्स को ड्रग्स के प्रोस्पेक्ट में देखते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है बॉडी के लिए एक एक्सटर्नल एंटिटी की तरह काम करती हैं। तो मेजॉरिटी, क्योंकि यहाँ पे मेरे को यहाँ पे ये टर्म आपको बताना था कि जीनोबायोटिक्स क्या होता है। जीनोबायोटिक्स कोई भी एक्सटर्नल एंटिटी होती है, और यहाँ पे हम ड्रग्स के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, इसलिए मेजॉरिटी जो ड्रग्स हैं मीन जीनोबायोटिक्स हैं वो पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू मूव करती हैं। अब इसमें जो है एक इन्फ्लुएंस आता है, इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच। ठीक है, कोई भी जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में अच्छा जो है डिफ्यूजन दिखाती हैं, या कह सकते हैं कि जो हमारा मूवमेंट है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में जो ड्रग्स हैं वो ज़्यादा बेटर तरीके से डिफ्यूज़ होती हैं। क्योंकि अगर वो आयनाइज हो जाएंगी तो वो इन्वायरमेंट, अगर एसिडिक इन्वायरमेंट में आयनाइज्ड ड्रग होगी तो वहाँ पे रिएक्ट कर सकती है। बट अनआयनाइज्ड ड्रग के पास क्या है, कोई भी पर्टिकुलर एक टाइप का चार्ज नहीं है, जिसकी वजह से वो वहाँ जो इन्वायरमेंट है उससे ना रिएक्ट करते हुए सीधे सीधे फोकस करती है इस चीज़ पे कि उसे कहीं से क्रॉस होना है या अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दिखाना है। अगर वो पहले ही किसी चीज़ से वहाँ पे रिएक्ट कर जाएगी तो वो उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं दे पाएगी। तो कोई भी ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में अच्छा यहाँ पे एक्शन दिखाती है। जो हमारे जो ड्रग्स होती हैं बेसिकली वो या तो वीक एसिड्स होती हैं या वीक बेसिस होती है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की यहाँ पे हम बात ही नहीं करते। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस ऑफ पीएच जब भी आता है तो हमेशा एक इक्वेशन आती है, दैट इज़ द हैसलबैक इक्वेशन। ये आपको पता भी होगा। तो एक जनरल जो इक्वेशन होती है वो होती है पीएच PKA प्लस लॉग, यहाँ पे अनआयनाइज्ड बाय आयनाइज्ड का कंसंट्रेशन अगर हम रख लेते हैं तो ये जो है इक्वेशन बन जाती है हमारी वीक बेसिस की, वीक बेसिक ड्रग्स की इक्वेशन बन जाती है। और अगर यहीं पे हम पीएच इज इक्वल्स टू PKA प्लस लॉग आयनाइज्ड बाय अनआयनाइज्ड का कंसंट्रेशन रख देते हैं तो ये हमारी वीक एसिड्स की इक्वेशन बन जाती है। तो ये बेसिकली यहाँ पे मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीएच का यहाँ पे इसलिए हमारा इम्पॉर्टेंस आ जाता है। लाइक डिजॉल्व लाइक, आप हमेशा इस लाइन को याद रखिएगा, लाइक डिजॉल्व लाइक। तो जैसी हमारी ड्रग है वो उसी पीएच, जिस पीएच की ड्रग है वो उसी टाइप के पीएच के एनवायरनमेंट में जल्दी डिज़ोल्व होती है। जैसे कि अगर एसिडिक वीक एसिडिक ड्रग्स हैं तो वो स्टमक में जल्दी जा कर के जो है अंदर एब्जॉर्प्शन या फर्दर थेरापेटिक इफेक्ट दिखाती है। वहीं जो एल्कलाइन ड्रग्स है दैट इज़ वीक बेसिक ड्रग्स, तो वो इंटेस्टाइन में जाके अपना इफेक्ट जल्दी दिखाती है। जैसे कि एक एग्जांपल में अगर आपको दूं तो वीकली एसिडिक ड्रग्स विच फॉर्म सॉल्ट्स विद कैटायन लाइक सोडियम फिनोबार्बिटॉन या पेनिसिलिन V, वो जो है आयनाइज जल्दी हो जाती हैं एल्कलाइन पीएच पे। ठीक है, और वीकली जो बेसिक ड्रग्स हैं लाइक एट्रोपिन सल्फेट, वो जो है कहाँ पे जल्दी हो रही है, एसिडिक पीएच पे हो रही है। तो इसका जो इफेक्ट आ जाता है, बेसिकली आपको कंफ्यूज नहीं होना है इस बात पे, आपको बस ये स्टेटमेंट को लर्न कर लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको, तो एसिडिक ड्रग का जो एग्जाम्पल है वो एस्प्रिन का एग्जाम्पल है। आप KDT में आपको ये एग्जाम्पल मिल जाएगा। एसिडिक ड्रग जो है एस्प्रिन है, जिसका लगभग PKA जो है 3.5 होता है। ठीक है, लार्जली ये अनआयनाइज्ड रहती है एसिडिक गैस्ट्रिक पीएच पे। ठीक है, क्योंकि मैंने लाइक डिजॉल्व लाइक बोला हुआ है। एसिडिक वीकली एसिडिक ड्रग है एस्पिरिन, और ये क्या होती है, अनआयनाइज्ड रहती है। अनआयनाइज्ड रहती है किसमें, एसिडिक पीएच पे। ठीक है,
क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, एसिड एसिड के साथ थोड़ी रिएक्ट करेगा, एसिड तो बेसिक के साथ रिएक्ट करेगा ना, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है स्टमक से, है ना। अगर मैंने आपको एक चीज़ तो ये बोली लाइक डिजॉल्व लाइक, और दूसरी चीज़ मैंने ये बोली कि जैसे इसी चीज़ को हम यहाँ पे अगर फॉलो कर ले, एसिडिक ड्रग है एस्पिरिन, और एसिडिक ही एनवायरनमेंट होता है स्टमक का, ठीक है। और स्टमक का एसिडिक एनवायरनमेंट और ड्रग के एसिडिक नेचर के होने की वजह से ये जो ड्रग है वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही रह जाती है। और अनआयनाइज्ड फॉर्म में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ड्रग कोई भी है वो अच्छे से डिजॉल्व एब्जॉर्ब आगे थेरापेटिक इफेक्ट अनआयनाइज्ड फॉर्म में ही दिखाती है। इसलिए एस्पिरिन जो है स्टमक से जल्दी डिफ्यूजन उसका होगा एज कम्पेयर टू एनी बेसिक ड्रग। वहीं हम अगर एग्जाम्पल ले ले एट्रोपिन का, तो एट्रोपिन क्या है, एक बेसिक वीकली बेसिक ड्रग है। तो वो क्या रहेगी, अनायनाइज्ड रहेगी बेसिक एल्कलाइन पीएच पे, दैट इज ऑफ इंटेस्टाइन। मतलब वो कहाँ से जल्दी एब्जॉर्ब होगी, स्टमक से या इंटेस्टाइन से, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पे हमारा एक कॉन्सेप्ट ऑफ पैसिव डिफ्यूजन खत्म हो जाता है। इसके आगे हम जब बढ़ते हैं तो हम दूसरा टॉपिक देखते हैं, दैट इज फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन जो है बेसिकली फिल्ट्रेशन के अंदर आते हैं एक्वापोरिन्स। दीज आर द पोर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर देयर इन द सेल मेम्ब्रेन। यहीं पे अगर कुछ पोर्स बन जाएं, मतलब यहाँ पे आप सोच लीजिए पोर है, तो ये पोर्स जो है एक्वापोरिन्स इनको हम बोलते हैं। तो कभी भी किसी ड्रग का जो एक्वस ड्रग्स होती हैं, एक्वापोरिन्स में इसको बोल रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे पोर्स जो एक्वस ड्रग के लिए हैं। तो एक्वस जो ड्रग्स हैं वो इन पोर्स के थ्रू जो है पैरासेलुलर स्पेस, ऑब्वियस सी बात है ये पोर थ्रू द मेम्ब्रेन जा रहे हैं, मतलब ये भी एक पैरासेलुलर स्पेस ही है। तो ऐसी ड्रग्स जो एक्वस है और इन पोर्स के थ्रू जा रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बोलते हैं कि ये फिल्ट्रेशन के थ्रू इनका जो है ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इस पे जो है एक नोट करने वाली बात होती है कि जो पोर्स हैं वो 4 एंगस्ट्रॉम के पोर्स होते हैं। और दूसरी चीज़ इस पे नोट करने वाली है कि जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए जो ड्रग है उसका जो वेट होना चाहिए वो 100 टू 200 डाल्टन्स का ही होना चाहिए। इससे ऊपर अगर होगा तो वो इस पोर के थ्रू एक्सेप्ट नहीं होगी। तो यहाँ पे हमारे 2 कॉन्सेप्ट जो है हमने कवर कर लिए ट्रांसपोर्ट के, एक पैसिव डिफ्यूजन और एक हमने कर लिया फिल्ट्रेशन। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट की, जिसमें कि हमारे टॉपिक आ जाते हैं एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस या कैरियर ट्रांसपोर्ट आ जाता है इसमें, कि हमारे पास स्पेसिफिक टाइप के कैरियर्स हैं जिनके सेल मेम्ब्रेन में जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा है। इसी में हम फैसिलिटेटेड की बात करते हैं और इसी के अंदर हम बात करते हैं एक्टिव डिफ्यूजन की, जहाँ पे हमारा एनर्जी की नीड है। क्योंकि हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि खाली एक ग्रेडियंट होने की वजह से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से, विदाउट एनी एग्जॉशन ऑफ एनर्जी, विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी, देयर इज डिफ्यूजन फ्रॉम हायर टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। आई होप काइनेटिक्स का आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। और मेरे लेक्चर के साथ साथ आई वुड सजेस्ट यू टू रेफर KDT in front of you and make your proper notes. Thank you. Stay tuned. And if you like the video, please subscribe and comment below.